न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो की हमारी बीपीसीसी 112 की यूनिट 4 कार्य मूल के ऊपर कार्य मूल की अवधारणा की परिभाषा ये सब है। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। कार्य मूल की अवधारणा और परिभाषा आइए अब कार्य मूल की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करता है। ठीक है। कार्य रोकीच के अनुसार मूल्य एक स्थायी धारणा है जिसके अनुसार हम एक विशिष्ट प्रकार की आचरण या हमारे अस्तित्व की किसी लक्ष्य अवस्था को व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से किसी विपरीत आचरण या अस्तित्व की लक्ष्य अवस्था से बेहतर समझते हैं। रीचक ने हमारे आचरण के प्रति धारणा को सहायक मूल्यों और लक्ष्य की अवस्था के प्रति धारणा को अंतिम मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया। व्यक्ति अपने इन सहायक मूल्यों और अंतिम मूल्यों को उनकी महत्वता के अनुसार श्रेणीबद्ध करता है। कार्य मूल सामान्य जीवन मूल्यों से अधिक विशिष्ट होते हैं क्योंकि वह जीवन के एक विशिष्ट पहलू पर लागू होते हैं। ठीक है। कार्य तो एलिजूर के अनुसार कार्यमूल को कार्यक्षेत्र पर व्यक्ति द्वारा किसी परिणाम को दी गई महत्वता है। ठीक है, वो कार्य मूल्य कहलाता है। ठीक है। ऊपर दी गई परिभाषा से समझ में आ गया होगा कि कार्य मूल्यों का से तात्पर्य उन विश्वासों और विचारों से है जो हमारे व्यवसाय से संबंधित होता है। यह व्यक्ति के मूल्य सिद्धांतों के रूप में कार्य करता है और व्यक्ति की पहचान को दर्शाता है। यह सिद्धांत कर्मचारियों की ईमानदारी, सेवा, आत्मसम्मान, दूसरों के प्रति सम्मान, शांति और सफलता के स्तर को दर्शा सकते हैं। एक प्रभावी संगठन के लिए कार्य मूल्य की प्रासंगिकता। संगठन में प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कर्मचारी के कुछ मूल्य आवश्यक होता है। मानव संसाधन किसी भी संगठन के लिए सबसे अधिक मूल्यवान संसाधन है और उसके कार्य मूल्य संगठन की कार्य कुशलता में सफलतापूर्वक योगदान दे सकते हैं। कर्मचारियों के कुछ कार्य मूल्य जो संगठन की कार्य कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है वो इस प्रकार है। टीम वर्क की भावना हमेशा होनी चाहिए। कार्य मूल्य में कि आप जो भी काम करो एक टीम वर्क के द्वारा करो। एक ऐसे कर्मचारी जो टीम भावना को महत्व देता है, अपने कार्य को संगठन समग्र मिशन के परिप्रेक्ष्य में परिकल्पित करते हैं और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तुम करो, अब तुम करो, अब तुम करो, अब तुम्हारी पारी, ये चीज़ अच्छा, तुम थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, हम तुम्हारी जगह कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये सब टीम वर्क होता है। साथ मिलकर काम करना, अपनी समझदारी और विचारों को साझा करते रहना। ठीक है। मनोवैज्ञानिक लचीलापन। मनोवैज्ञानिक रूप से लचीले कर्मचारियों के प्रतिकूल और तनावपूर्ण परिस्थितियों को नियंत्रित वश में करने की प्रकृति होती है। वे कठिन परिस्थितियों में सामना करते हैं और ऐसी परिस्थितियों को पुनः उभर कर आते हैं। ऐसे कर्मचारी संगठनात्मक परिवर्तन और विकास के गतिविधियों में अधिक प्रेरित और प्रतिबद्ध तरीके से योगदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक लचीलापन मतलब हमें किसी से कोई प्रॉब्लम भी है उसके बाद भी हम अपने कार्य पे फोकस किए, ना कि उसके व्यवहार पे, या ना कि उसके बातचीत पे। कार्य नैतिकता। उन कर्मचारियों जिनमें उच्च स्तर की कार्य नैतिकता होती है वो इच्छा अनुसार कठिन परिश्रम करता है ना, अपने कार्य को प्रथम मानते हैं, ये काम को जिम्मेदारी की तरह निभाता है और अपने समय और कुशलतापूर्वक प्रबंध कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारी आसानी से संगठनों को नहीं छोड़ते और संगठनों में कर्मचारियों के नौकरी परिवर्तन को कम करने में योगदान करते हैं कि सब लोग इस फैक्ट्री से जुड़े रहो, इस क्या बोलते हैं कंपनी से जुड़े रहो, इस कंपनी को अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करो, इसमें ऊपर ले जाओ इस कंपनी को, कंपनी के जिम्मेदारिता और नैतिकता में रखते हैं कंपनी को। सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले कर्मचारी न केवल समर्पित तरीके से काम करते हैं बल्कि दूसरों की दक्षता कुशलता के काम करने की प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे कर्मचारी को उचित समय में पूरा करने में मदद करते हैं और इन प्रकार संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। ये लोगों को भरोसा दिखाते हैं कि सब कुछ सकारात्मक है, आप जो कर रहे हो बहुत बेहतरीन है, आपके योगदान इस कंपनी को बहुत अहमता पहुंचा रही है। फिर भले ही आप एक पानी का गिलास लोगों तक पहुंचा रहे हो या एक चाय पहुंचा रहे हो या आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो या फाइल क्रिएट कर रहे हो या बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो। ठीक है। जिम्मेदार। ऐसे कर्मचारी जो अपने कार्य समय पर खत्म करते हैं और अपने काम को व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसी भी संगठन के लिए संपत्ति होते हैं। ऐसे कर्मचारी जो अपना कार्य समय पर पूरा करते हैं और अपने काम और व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है वे किसी भी संगठन की संपत्ति की तरह होते हैं। ये 2 बार लिख दिया है। ऐसे कर्मचारी
अपने कार्य को महत्व देता है और संगठन के लिए विश्वसनीय होता है। हमेशा काम जो टाइम पे पूरा करे, कंपनी को कभी ज़रूरत पड़ती है वो जल्द से जल्द उस काम को निपटाता है, अपने टाइम की वैल्यू जानता है और अपनी कंपनी के लिए बहुत जिम्मेदार पूर्ण काम करता है। अनुकूलशील, ठीक है, जो कर्मचारी लगातार बदलते कार्यस्थल में अनुकूलशील होते हैं और कार्यों को पूरा करने में लचीलापन बनाए रखते हैं, वह संगठन को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। जैसे कि अगर आपको कहीं गर्मी वाली जगह से ठंडी वाली जगह शिफ्ट किया गया, ठंडी वाली जगह से गर्मी वाली जगह, बरसात वाली जगह, पर्वत वाली जगह, थोड़ा सा अकेलापन वाली जगह, कम लोगों के काम करने वाली जगह, बहुत नॉइस वाली जगह, तो भी वो प्रतिकूल तरीके से काम करता है। परिवर्तन के लिए उदारता, खुलापन की प्रवृत्ति व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से संगठन स्तर, संगठनात्मक स्तर दोनों रूप में कार्य को अधिक कुशलता से पूरा करने का अवसर प्रदान करती है। नई रणनीतियाँ, विचार, प्राथमिकताएं और काम करने की आदत ऐसे कर्मचारियों को एक बेहतर कार्यस्थल बनाने में मदद करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा, प्रेरित कर्मचारी को समय पर व्यावसायिक तरीके से काम करने के लिए अधिक पर्यवेक्षण और दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। वह सीखने और बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब वो लोग जो हमेशा कुछ नया सीखते हैं और अपनी कंपनी के लिए मोटिवेट रहता है। ये नहीं कि अब कोई नई चीज़ या नई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो चीज़ अब नहीं समझ में आ रही है, नहीं, वो मोटिवेट रहते हैं, अपने काम को ध्यान से करते हैं और मोटिवेट होकर वो नई चीज़ सीखते हैं और फिर अपनी कंपनी की ग्रोथ में लग जाते हैं। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, संगठन उन कर्मचारियों की कीमत समझते हैं जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भावना रखते हैं, हमेशा सच बोलते हैं और गलत टाइम पे भी सच बोलते हैं, अपनी गलती को भी सामने रखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। वह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अपनी कंपनी और अपनी संगठनात्मक रूप से। नियोक्ता और कर्मचारियों को भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वे काम करते समय नैतिकता और व्यवहार को प्रदर्शन करते हैं। व्यावसायिकता, कुछ कर्मचारी हर समय पेशेवर व्यावसायिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। व्यावसायिक व्यवहार में नौकरी में हर पहलू को सीखना और अपनी क्षमता को अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना शामिल है। वे अपने संगठन की छवि को बनाए रखने में योगदान देते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं निष्ठा पे, लॉयल्टी। नियोक्ता उन कर्मचारियों पर भरोसा रखते हैं जो संगठन के प्रति निष्ठावान होते हैं। शोध कहता है कि संगठन कर्मचारियों के विकास के लिए वातावरण और अवसर प्रदान करता है। उसके पास अधिक निष्ठावान और प्रतिबद्ध कर्मचारी होते हैं। निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉयल्टी, अपनी जिस भी काम को करो उसमें पूरे लॉयल रहो, उस काम के लिए समर्पित रहो। फिर मूल्यों में सांस्कृतिक भिन्नताएं, हाफ स्टैंड और टेम्पोनॉर के मॉडल। यह जानकर आश्चर्य होगा कि व्यक्ति के भिन्न भिन्न संस्कृतियों से संबंधित होने के कारण उनके मूल्यों में भिन्नताएं होती है। आइए इन भिन्नताओं को हाफ स्टैंड और टेम्पेनार द्वारा दिए गए सांस्कृतिक मॉडल फ्रेमवर्क की मदद से समझने की कोशिश करें। हाफ स्टैंड और सांस्कृतिक मॉडल फ्रेमवर्क। ग्रेट हाफ स्टैंड के अनुसार संस्कृति दिमागी प्रोग्रामिंग की तरह होती है जो एक समूह के सदस्य को दूसरे समूह के सदस्य से अलग करती है। यह व्यक्तियों के स्वयं को अपने उपयुक्त और अनुपयुक्त व्यवहार को समझने में मदद करती है। यह लगभग उस हर चीज़ को प्रभावित करती है जो हमें करते हैं और देखते हैं और महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ हमको प्रभावित करती है, ऐसे कि साइकोलॉजी कहती है, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो जिसमें हम विश्वास करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का मूल्य एवं महत्वता से समझने के लिए हार्टफील्ड ने एक मॉडल दिया। इस मॉडल के अनुसार संस्कृति में कई इकाइयाँ हो सकती है। प्रमुख इकाइयों का राष्ट्र स्तर और अन्य सभी का संगठन स्तर पर उल्लेख किया जा सकता है। राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्र से तात्पर्य लोगों के समूह है और राष्ट्रीय संस्कृति मनुष्य में मानसिक सोच और इशारा करती है जिसके द्वारा एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों को खुद से अलग करते हैं। जबकि संगठनों में संगठनात्मक संस्कृति के संदर्भ में समूहों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संगठनात्मक संस्कृति की तुलना में मापने के लिए अधिक सीधे और सटीक है क्योंकि संगठनों के पास सामान्यतः स्पष्ट उद्देश्य और आवश्यकता होती है और संगठनों की संरचना काम के साथ साथ गतिविधियों की योजना और संगठन उद्देश्य और आवश्यकता को पूरा करने के अनुरूप किया जाता है। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वैश्वीकरण के कारण ये सब है। ठीक है, हार्टफील्ड का सांस्कृतिक मॉडल फ्रेमवर्क के आयाम। हाफस्टेड ने मुख्य रूप से सांस्कृतिक मॉडल कार्य को लक्ष्यों से संबंधित मूल्यों और विश्वासों में अंतर
के आधार पर विकसित किया। यह फ्रेमवर्क देशों की साथ साथ संगठनों के बीच मतभेदों और इसी तरह के मतभेदों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है के बारे में बताता है। यह मॉडल बहुत प्रासंगिक और प्रबंधकीय गतिविधियों जैसे परिवर्तन प्रबंधन, संघर्ष प्रबंधन, नेतृत्व, बातचीत और कार्य संबंधी दृष्टिकोण के लिए निहितार्थ है। हाफस्टेड ने कुछ सांस्कृतिक आयामों की पहचान उन भिन्नताओं के आधार पर की जो किसी एक ही संगठन में काम करने वाले विभिन्न देशों में संबंधित कर्मचारियों के बीच हो सकता है। आइए हम इन आयामों को एक एक करके चर्चा करें। सांस्कृतिक आयाम, पावर डिस्टिंक्शन। पावर डिस्टिंक्शन संस्कृति आयाम से तात्पर्य है उस स्तर से है जिस पर किसी भी समाज के सदस्य और प्राधिकार के संदर्भ में भिन्नताओं को स्वीकार करते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक आयाम, व्यक्तिवाद और सामूहिकता। दूसरा सांस्कृतिक आयाम व्यक्तिवाद सामूहिकता है। व्यक्तिवाद उस स्तर को बताता है जहाँ पर समाज किसी एक व्यक्ति के समूह के साथ संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सामूहिकता उस स्तर को दर्शाती है जहाँ समाज समग्र रूप से समूह से संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है कि समूह कैसे काम करता है। ये हैन तैन चीज़ें होती है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। फिर है अनिश्चितता परिहार। तीसरा सांस्कृतिक आयाम अनिश्चितता परिहार है। इससे तात्पर्य उस स्तर से है जिस स्तर तक समाज में लोग किसी जोखिम, अनिश्चितता और अप्रत्याशित परिस्थितियों के साथ स्वयं को सहज महसूस करते हैं। जो लोग उच्च अनिश्चितता परिहार समाज से संबंध रखते हैं वह अनिश्चितता और अप्रत्याशितता से बचते हैं। इसलिए उच्च अनिश्चितता परिहार कार्य संस्कृति से संबंधित प्रबंधन एक संगठित और विशिष्ट संरचना प्रदान करता है। इससे अधीनस्थ कर्मचारी के बीच अनिश्चितता और अस्पष्टता को कम किया जा सकता है। लोग एक दूसरे को अच्छे समझते हैं। सांस्कृतिक आयाम पुरुषत्व। ठीक है। चौथा सांस्कृतिक आयाम पुरुषत्व है। इसका तात्पर्य उस सीमा स्तर से है जहाँ तक समाज पारंपरिक पुरुष संबंधी गुणों जैसे उन्नति और आय कमाई पर जोर देता है। जिस समाज में उच्च पुरुषत्व होता है वे काम को अत्यधिक महत्व देते हैं। लिंग भूमिकाएं बहुत स्पष्ट और विशिष्ट होती है और काम को व्यक्ति में जीवन के अन्य पहलुओं जैसे परिवार और अवकाश से अधिक प्राथमिकता देती है। मतलब काम को बहुत अहमता से माना जाता है। ठीक है। फिर ट्रांसपोनर का संस्कृति मॉडल फ्रेमवर्क ट्रांसपोनर ने संस्कृति के 7 आयाम दिए जो विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित लोगों की अधिक प्रभावी ढंग से मदद करते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि वैश्वीकरण के कारण संगठनों को अधिक विविधता वाला कार्यबल मिल रहा है जो विभिन्न देशों से संबंधित हो सकता है। जैसे कि इंडियंस को लेकर जाते हैं लोग अमेरिका में, डॉक्टर में, इंजीनियर्स में, नासा में, अलग अलग संस्थान में, क्योंकि बहुत अच्छे से वो काम करते हैं और बहुत अच्छे से लगनपूर्ण काम करता है। तो यही सब चीज़ें उनमें होती है। तो सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टवाद, व्यक्तिवाद बनाम समूहवाद, कुछ अपने अनुसार कार्य करता है, कुछ संगठन के अनुसार काम करता है। उदासीन न्यूट्रल बनाम भावात्मक, वह चीज़ों से जुड़ जाना कि कंपनी अभी नीचे जा रही है या कंपनी अभी ऊपर जा रही है। विशिष्ट बनाम विस्तृत, एक अपने स्पेसिफिक होता है और एक डिफ्यूज़ होता है। ये सब चीज़ें। उपलब्धि बनाम विवरण, देखो अपने मिल रहा है बस ठीक है, वो बाकी कंपनी लॉस में हो रही है, लॉस में होते रहे। और लोगों को समझना। अनुक्रमित समय बनाम समकालीन समय, एक फिक्स समय बनाम अनिश्चित समय की ये चीज़ें करना है तो कर लेंगे कभी भी। एक जिम्मेदारी पूर्ण नहीं। आंतरिक दिशा बनाम बाहरी दिशा। बाहरी कुछ होता है कि जो कंपनी बोलती है वो करे। एक आंतरिक दिशा होती है। आंतरिक दिशा संस्कृति वाले संगठन या समाज में ऐसे कर्मचारी या लोग होते हैं जो इन्हें वह विश्वास होता है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने पर्यावरण पर नियंत्रित कर सकते हैं। जो कुछ है वो अपने लिए कर रहे हैं और उस पर नियंत्रित वो कर रहे हैं। और बाहरी होता है जो चीज़ों को होता है वो कंपनी के लिए कर रहे हैं, कंपनी को बेहतरीन करना है, कंपनी को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना है। ये सब चीज़ें है। प्रमुख भारतीय सामाजिक मूल में संस्कृति। भारतीय सामाजिक मूल्यों की मुख्य विशेषता होती है। भारत बहुजातीय समाज कहा जाता है जिसमें हर लोगों को हम लोग इक्वल मानते हैं, जिसमें बोली, इतिहास, समाज, सांस्कृतिक या राष्ट्र के आधार पर बनाते हैं।
जिसके आधार पर हम पहचान बनाते हैं। भारत एक बहुआयामी समाज है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। तो हम हिंदी, ये बहुत सारे लोग हैं, बिहारी, मद्रासी, महाराष्ट्री, गुजराती, राजस्थानी। भारत में पुरुष प्रधान प्रतिष्ठात्मक समाज है जहाँ पे हर लोग में के घर में पिता ही प्रधान होता है। ऐसा नहीं जो कमा रहा है वो प्रधान होता है, ऐसा नहीं है। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें पुरुष प्राथमिक प्रमुख शक्ति रखते हैं और महिलाओं की तुलना में बेहतर सामाजिक स्थिति का लाभ लेते हैं। भारत में एक स्तरीकृत समाज है। आय, शिक्षा और कौशल के आधार पर लोगों को विभिन्न स्तर में वर्गीकृत किया गया है। परिवार को सामाजिक संगठन की मूल इकाई माना जाता है। भारतीय समाज में रक्त संबंधी और रिश्तेदार संबंध अन्य सामाजिक संबंधों से अधिक प्रगाढ़ समझते हैं। समाज विभाग को अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था मानते हैं जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है और यह कानूनी रूप से कानून द्वारा शासित किया जाता है। ठीक है, समाज के लोग काम करने के तरीकों को निर्णय लेने में अधिक सामूहिक दृष्टिकोण दिखाते हैं कि भाई दुर्गा पूजा आ रही है तो एक समूह के रूप में सब लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, एक सामूहिक दृष्टिकोण दिखाते हैं। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की मुख्य विशेषता क्या है? संगठनात्मक संस्कृति सब लोग की सामाजिक भौतिकतावाद मूल्यों को कम महत्व देता है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म आत्मा की एकता का एहसास करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों और मोक्ष को एकमात्र तरीका है। वह समाज अपने संगठनों के साथ साथ परिवार के सदस्यों और दायित्वों को जिम्मेदार निभाने का विश्वास रखता है कि भाई जो भी करो तुम अपने माता पिता और ये सब के लिए भी कर रहे हो। मौजूदा स्थिति गतिशील है और समय के साथ साथ सामंजस्य बनाने हेतु बदलती भी है। मतलब लंबी चौड़ी कहानी हो गई गाइस। तो वीडियो लंबा हो चुका है 17 मिनट का। तो आप लोग को जैसा भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और कोई प्रश्न क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सो गाइस मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें मिलता है अपनी नेक्स्ट यूनिट कार अभिप्रेरण में। बाय बाय।